बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बोलते एमसीक्यू सीरीज़ की एक और नई वीडियो के साथ सेकेंड ईयर कॉमर्स इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के लिए हाजिर खिदमत हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अब्दुल रज़्ज़ाक खत्री ब्रदर्स के चैनल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जैसे कहा गया अकाउंट थ्रू विच, जिसके ज़रिए नॉन प्रॉफिट इदारे जो हैं वो अपने सरप्लस या डेफिसिट को हासिल करते हैं, वो कौन सा होता है? वो होता है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस इख्तिताम पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या शो करेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्रेडिट साइड आमदनी की साइड होती है और आमदनी की साइड यकीनी तौर पर सरप्लस को प्रेजेंट करेगी। तो क्रेडिट बैलेंस अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा तो वो सरप्लस को शो करेगा। लीजेसीज यानी वसीयत में छोड़े हुए जो तरका होता है वसीयत का, या वसीयत में छोड़ी हुई जायदाद होती है, उसे क्या ट्रीट किया जाता है? ट्रीटेड एज इनकम, कैपिटलाइज, ट्रीटेड एज रेवेन्यू या ट्रीटेड एज लॉस? तो उसे कैपिटलाइज कर दिया जाता है, यानी इसे एक्यूमुलेटेड फंड का हिस्सा बना दिया जाता है। और अगर ये किसी मखसूस इवेंट या मखसूस काम के लिए होगा तो फिर वो लाइबिलिटी साइड पर ले लिया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल वगैरह के कहाँ जाते हैं? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर आपने न्यूज़पेपर और दीगर चीज़ों के लिए सब्सक्रिप्शन की हुई है, यानी पैसे दिए हुए हैं, तो ये आपका दरअसल एक तरह का खर्चा होगा और ख़र्चा डेबिट साइड पर जाता है। तो डेबिट साइड इज़ द राइट आंसर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो बच जाती है शुरुआत में, उसे कहाँ दिखाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में? तो वो सब्सक्रिप्शन जो बच जाएगी, सब्सक्रिप्शन मुद्दती वसूली होती है हमारी, और वसूली अगर बच जाती है तो वो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होगा। रिसीवेबल एक असेट है और असेट आता है हमेशा बैलेंस शीट में, तो लिहाजा बैलेंस शीट इज़ द राइट आंसर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी बच गई है, रह गई है वसूल होने से और हमारे लिए रिसीवेबल है बिगिनिंग शुरुआत में, और वो है 1000 रुपये, जिसमें से 800 रुपये रियलाइज वसूल हो गया मौजूदा साल में। तो अमाउंट जो क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी वो कितनी होगी? तो 1000 रुपये की अगर रिसीवेबल थी, 800 उसमें से आपने इस साल में हासिल कर लिया, तो अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप 200 रुपये का दिखाएंगे। तो 200 इज़ द राइट आंसर। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करता है सब्सक्रिप्शन, वजीफे की तरह मुद्दती वसूली किसी साल की 3000 रुपये। मज़ीद बताया गया कि सब्सक्रिप्शन 500 रुपये की आउटस्टैंडिंग मौजूदा साल की है। इसका मतलब है 3000 वसूल हो चुकी है और 500 रुपये की ऐसी है जो है तो इसी पीरियड की आमदनी, लेकिन अभी काबिल वसूल है। तो कहता है कि जो अमाउंट शो की जाएगी डेबिट साइड पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, वो कितनी होगी? तो आपको एक बात मालूम है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपकी सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है 3000 रुपये की, जिसमें से 500 रुपये की आउटस्टैंडिंग बची हुई है, यानी वो अभी वसूल नहीं हुई है। तो इसका मतलब है जो सब्सक्रिप्शन आपको पीरियड के दौरान वसूल हुई होगी वो यकीनी तौर पे 2500 वसूल हुई होगी। 2500 वसूल हुई होगी, 500 की आउटस्टैंडिंग है, तो मिलके 3000 बनी होगी, और वो 3000 की गई होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो वसूल उसमें से जो है वो 2500 हुई होगी, और वो आपसे यही कह रहा है कि जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है उसकी डेबिट साइड पर वसूल होते हुए सब्सक्रिप्शन कितनी आई होगी? तो वसूल होते हुए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यकीनी तौर पर आई होगी 2500 रुपये। तो यहाँ ये जो हाईलाइट आंसर हुआ है वो आंसर रॉन्ग है। असल आंसर है 2500 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक डोनेशन। मखसूस अतियात आर ऑलवेज टू बी टेकन टू द। मखसूस अतियात जो होते हैं उनको कहाँ लिया जाता है? तो याद रखिएगा जो मखसूस किस्म के अतियात होंगे वो मखसूस कामों के लिए होंगे।
और वो मखसूस काम आपके कारोबार की एक लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर लेते हैं, तो बैलेंस शीट इज द राइट आंसर। यहां जाहिर होता है एक मैच का फंड 2000 रुपए का किताबों में, और जो मैच का एक्सपेंस है वो 2200 रुपए का होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप डेबिट कितने रुपए से करेंगे? तो आपके पास मैच का फंड 2000 रुपए से आया था, और जो मैच के एक्सपेंसेस हैं वो 2200 रुपए से हुए। तो जो 2000 रुपए का मैच फंड था वो तो आपने ख़त्म किया उस 2000 रुपए से। अब 200 रुपये जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो लाजमी सी बात है आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 200 रुपये मज़ीद और ख़र्चे के तौर पर दिखा देंगे। इसका मतलब है हमारा कंसेप्ट ये है कि मैच फ़ंड 2000 रुपये से जो आया हुआ था उसे आपने पहले कैंसिल किया, ख़त्म किया 2000 रुपये से, फिर जो 200 रुपये का मज़ीद खर्चा हुआ वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मज़ीद लेकर गए। तो 200 इज़ द राइट आंसर। कहा गया पेमेंट एक टेलीविज़न आर्टिस्ट को की जाती है एक ऐसी परफॉर्मेंस के लिए जो वो दे रहा है, तो उसे कहाँ ली जाएगी? यानी आपने पेमेंट दी है एक टेलीविज़न आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस देने के लिए, तो ये आपके इदारे का एक तरह का ख़र्चा है, और ख़र्चा जो होता है उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते हैं, लिहाजा आप इस पेमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे। पेमेंट ऑनरेरियम यानी एजाजी तौर पर किसी को मुआवजा देना, इस पेमेंट को क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, या कैपिटल इनकम, या रेवेन्यू इनकम? तो आप एजाजी तौर पे जो मुआवजा किसी को देते हो वो आपका एक तरह से आमदनी कमाने के लिए करने वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा होगा। एक्सेस ऑफ एसेट्स, असासों का ज़्यादा होना लाइबिलिटीज़ के मुकाबले में किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस चीज़ को जाहिर करता है? तो अगर किसी कारोबार में कर्ज़ों के मुकाबले में असासे ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है वो कारोबार ऑप्शन में है सॉल्वेंसी यानी वो खुशहाल है, इंसॉल्वेंसी कंगाल है, डेफिशिएंसी कमी है, या लॉस नुकसान। तो जब असेट्स ज़्यादा है किसी कारोबार में तो इसका मतलब है वो कारोबार सॉल्वेंट है, खुशहाल है, तो सॉल्वेंसी इज़ द राइट आंसर। एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज़, कर्ज़ों का ज़्यादा होना एसेट्स के मुकाबले में क्या जाहिर करता है? कि वो कारोबार यकीनी तौर पे अब कंगाल हो रहा है, यानी उसके कर्ज़े ज़्यादा हैं, एसेट्स नहीं है, तो इंसॉल्वेंसी को जाहिर करेगा, कंगाल होने को। कैपिटल या एक्यूमुलेटेड फंड हासिल किया जाता है, क्या डिडक्ट करते हैं? डिडक्ट लाइबिलिटीज़ को करते हैं किस में से? एक्सपेंडिचर में से, रिसिट में से, इनकम में से, या एसेट्स में से? तो यकीनन राइट आंसर है एसेट। एसेट में से लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट करने से एक्यूमुलेटेड फंड हासिल होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, वो सब्सक्रिप्शन जो पहले से एडवांस में वसूल हो जाती है वो क्या है? इनकम है, एसेट है, लाइबिलिटी है, या एक्सपेंस है? तो हम जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन वजीफे की तरह मुद्दती वसूली है, हमारी आमदनी है, और कोई भी आमदनी एडवांस में वसूल हो जाए तो वो अनअर्न्ड होती है, अनअर्न्ड एक लाइबिलिटी होती है, तो लिहाजा सी लाइबिलिटी इज़ द राइट आंसर। मिसलेनियस रिसिट फीस इनकम शुड बी, मुख्तलिफ किस्म की वसूलियाँ जो फीस इनकम में आपको हो जाती हैं उसे कैपिटलाइज करेंगे, रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट करेंगे, लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट करेंगे, या असेट के तौर पर ट्रीट करेंगे? तो यकीनी तौर पे मुख्तलिफ किस्म की जो वसूलियाँ आपको इनकम के तौर पर होती हैं उसे आप ट्रीट करेंगे एज अ रेवेन्यू, आमदनी। सेल करें स्पोर्ट्स मटेरियल को, जब आप बेचें स्पोर्ट्स मटेरियल को तो उसे क्या ट्रीट करेंगे? तो आप स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचेंगे तो आपकी इनकम, आमदनी होगी, इनकम इज़ द राइट आंसर। लाइफ मेंबरशिप फीस जब होती है, लाइफ की मेंबरशिप फीस, आप उसे क्रेडिट किस में करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कैपिटल फंड में, प्रॉफिट एंड लॉस में, या इनमें से किसी में नहीं? तो यकीनी तौर पे लाइफ मेंबरशिप फीस जो आपको वसूल हुई है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे एज एन इनकम।
रिसिट और पेमेंट अकाउंट क्या शो करते हैं? ओपनिंग, प्रॉफिट, क्लोजिंग, कैश बैलेंस, इनकम और एक्सपेंडिचर को, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को, या इनमें से किसी को नहीं। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट नन ऑफ दीज, इनमें से किसी को नहीं जाहिर करते, वो तो कैश की वसूली और अदायगियों को जाहिर कर रहे होते हैं। तो नन ऑफ दीज। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, जिसे हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन के बकाया जात, जो हमारे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कहलाएंगे, उसे शो कहाँ करेंगे? तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट साइड पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एसेट साइड पर बैलेंस शीट के, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज एन इनकम और एसेट साइड पर बैलेंस शीट के, या डेबिट साइड पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के और लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट के, सिर्फ एसेट साइड पर बैलेंस शीट के, या सिर्फ लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट के। तो राइट आंसर है कि सिर्फ एसेट साइड पर बैलेंस शीट के जाहिर किया जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स को, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इन एरियर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होगा और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड पर ही शो किया जाता है। इनकम उन सर्विसेज के अगेंस्ट में जो आपको फराहम करनी है लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे में, बग़ैर मज़ीद पेमेंट के, ऐसे इनकम को क्या ट्रीट करेंगे, कैसे करेंगे? तो क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या ऐड करेंगे डायरेक्ट जर्नल या कैपिटल फंड में, या डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या इनमें से किसी को नहीं करेंगे कुछ। तो इस राइट आंसर होगा कि उसे ऐड करेंगे डायरेक्टली जर्नल या कैपिटल फंड में, क्योंकि ये काफ़ी सारे लॉन्ग टाइम में यूज़ हो रही है, किसी एक पीरियड के लिए यूज़ नहीं हो रही। तो ऐड करेंगे डायरेक्टली जनरल या कैपिटल फंड। इनकम एडमिशन फीस के सिलसिले में कहाँ जाएगी? यानी वो इनकम जो एडमिशन फीस के तौर पर आप लेते हैं, उसे क्या करेंगे? कैपिटलाइज रेवेन्यू लेंगे, या उसे रेवेन्यू लेंगे जब तक कि वो रकम काफ़ी बड़ी ना हो तब तक, या ट्रीटेड एज लाइबिलिटी करेंगे। और राइट आंसर होगा कि आप उसे रेवेन्यू के तौर पे ट्रीट करेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में ना वसूल हो। तो एडमिशन अगर नॉर्मल तरीके से आ रहा होता है तो वो रेवेन्यू के तौर पर ही जाता है। नेक्स्ट आपसे कहा गया इफ़ देयर इज़ अ टूर्नामेंट फंड, अगर आपके पास एक टूर्नामेंट करवाने का फंड पड़ा हुआ है, तो वो जो टूर्नामेंट एक्सपेंस और इनकम है उसे आप ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर में, एसेट साइड पे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में, दोनों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी। तो अगर आपके पास एक टूर्नामेंट फंड पड़ा हुआ है तो एज अ लाइबिलिटी आपने लिया हुआ होगा, और फिर जाहिर सी बात है जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो इस्तेमाल उसी टूर्नामेंट फंड से होता है। तो जब आपके पास एक टूर्नामेंट फंड है और जो टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस और इनकम होंगे उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो जी हम उसे लाइबिलिटी साइड पर जो बैलेंस शीट है वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। यानी आपने टूर्नामेंट फ़ंड को भी एज अ लाइबिलिटी लिया हुआ है बैलेंस शीट में, अब जब उसका ख़र्चा होगा तो वो इस टूर्नामेंट फ़ंड को माइनस करने का बाइस होगा, उसकी जो इनकम आएगी वो टूर्नामेंट फ़ंड को प्लस करने का बाइस बनेगी। तो वो लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट के ट्रांसफ़र होगा। कहा गया एक्सेस ज़्यादा होना टोटल एसेट्स का टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के मुकाबले में एक इदारे के क्या कहलाता है? तो इसका मतलब है एसेट में से लाइबिलिटीज़ को लेस करें तो वो आपके कारोबार में कैपिटल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड के तौर पर लिया जाता है, तो वो कैपिटल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड के नाम से पुकारा जाएगा। कैपिटल फंड एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का किसके बराबर होता है? एसेट्स प्लस इनकम, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़, एक्सपेंडिचर प्लस लाइबिलिटीज़, या एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस करें। तो राइट आंसर होगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, क्योंकि एसेट में से लाइबिलिटीज़ को लेस करें तो कैपिटल फंड आता है। डेबिट साइड रिसिट और पेमेंट अकाउंट की क्या रिकॉर्ड करती है? रिसिट्स वसूलियाँ, पेमेंट अदायगियाँ, एसेट्स या लाइबिलिटीज़? तो यकीनी तौर पर रिसिट और पेमेंट की जो डेबिट साइड है वो रिसिट्स वसूलियों को जाहिर करती है, और जो क्रेडिट साइड है वो पेमेंट को जाहिर करती है। अगला यही है कि क्रेडिट साइड रिसिट और पेमेंट की क्या रिकॉर्ड करती है? तो यकीनी तौर पर वो पेमेंट्स को रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट है
फंड जो अवेलेबल होता है यूज़ करने के लिए फुल डिस्क्रेशन, मुकम्मल मर्जी के साथ बोर्ड के, और इसको रेफर्ड किया जाता है जनरल फंड के तौर पर या कैपिटल फंड के तौर पर, उसे किस नाम से पुकारा जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड फंड, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। रिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब है जिसको पाबंद कर दिया, महदूद कर दिया गया, वो फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड, बगैर पाबंद किया हुआ फंड। प्रॉपर्टी फंड या इंडोवमेंट फंड, जो वक्फ कर दिया गया, ऐसा फंड। तो राइट आंसर है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, जिस पर कोई पाबंदी नहीं है, ये पाबंदी के बगैर लिया गया फंड है। द फंड ओवर विच थर्ड पार्टी रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट आर नोन एज। ऐसा फंड जिस पर तीसरे फरीक की पाबंदी है कि वो इस काम के लिए ही इस्तेमाल होगा, उसे क्या कहा जाएगा? तो यकीनी तौर पर उसे रिस्ट्रिक्टेड फंड, महदूद या पाबंद किया गया फंड कहा जाएगा। वो फंड जो खुसूसी तौर पे इन्वेस्ट किया जाता है फिक्स एसेट्स में, या वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया जाता है फिक्स एसेट्स में, उसे क्या कहते हैं? एनविटी फंड, इंडोवमेंट फंड, प्रॉपर्टी फंड या रिस्ट्रिक्टेड फंड। तो ऐसा फंड जो किसी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है उसे कहते हैं प्रॉपर्टी फंड। क्रेडिट बैलेंस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या जाहिर करता है? तो क्रेडिट साइड पे इनकम होती है, और इनकम का होना ही तब होता है जब एक्सेस ऑफ इनकम, आमदनी ज़्यादा हो ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चों के मुकाबले में। तो पहला ही ऑप्शन सही नज़र आ रहा है कि एक्सेस ज़्यादा होना इनकम का खर्चों के मुकाबले में, क्योंकि आमदनी ज़्यादा होगी, खर्चे कम होंगे, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा। और क्रेडिट साइड पे इनकम होती है, क्योंकि इनकम आती है, बढ़ती है, तो क्रेडिट होती है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में भी क्रेडिट साइड इनकम साइड को प्रेजेंट करती है, और उसका ज़्यादा होना इस बात को जाहिर कर रहा होता है कि एक्सेस हुई है इनकम खर्चों के मुकाबले में। Which of the following item should not be entered in a receipt and payment account of a club? इनमें से कौन सा आइटम दाखिल नहीं किया जाएगा वसूली और अदायगी के अकाउंट में क्लब के? जब आप सेल करोगे पुराना न्यूज़पेपर, जब लॉस होगा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर पर, सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी एडवांस में, एक्सपेंसेस पेड करेंगे पिछले साल का। तो आपको एक बात मालूम है कि रिसिट और पेमेंट में पैसे के आना और जाना रिकॉर्ड होता है। जो लॉस सेल ऑफ फर्नीचर पर होगा उसमें तो जो है वो पैसा नहीं आया, तो लिहाजा लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, यही वो एक अकाउंट है जो कि दाखिल नहीं किया जाएगा रिसिट और पेमेंट अकाउंट में। बाकी सब में अगर गौर करें, ए, सी और डी, इन सब में आप न्यूज़पेपर बेचते हैं, पैसा आता है, सब्सक्रिप्शन वसूल होता है, पैसा आता है, एक्सपेंसेस पेड करते हैं, पैसा जाता है। तो जब आएगा और जाएगा पैसा तो वो रिसिट और पेमेंट में ज़रूर जाएगा, सिर्फ लॉस जो हुआ है वो नहीं जाएगा। 77th MCQ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी का ज़ख़ीरा जनवरी 1 को 300 रुपये का था, पेमेंट स्टेशनरी के लिए की गई है 1400 रुपये की, स्टॉक स्टेशनरी का अब पड़ा हुआ है 200 रुपये का। तो जो रकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी के अकाउंट की जाएगी वो क्या होगी? तो हम जानते हैं कि स्टेशनरी का ज़ख़ीरा पहले 300 का था, आपने मज़ीद पेमेंट की 1400 की, तो टोटल 1700 अवेलेबल हो गया। इसमें से अब पड़ा हुआ है 200 का, वो माइनस कर दें तो 1500 रुपये का जो है वो आपके पास स्टेशनरी एक तरह से इस्तेमाल हुई। तो 1500 रुपये जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। 1500 इज़ द राइट आंसर। अमाउंट रिसीव होती है स्पेशल फंड के लिए 3400 और एक्सपेंसेस होते हैं 1800 के। तो अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करके ले जाई जाएगी वो कितनी होगी? तो 3400 में से 1800 माइनस कर दें तो 1600 रुपीज़ की अमाउंट बची, वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो 1600 रुपीज़ इनकम के तौर पर दिखा दी जाएंगी कि ये खर्चा ना हो सका और ये फंड बच गया जो इनकम के तौर पर आपने ट्रांसफ़र कर दिया। 1200 मेंबर हैं, हर एक अदा करता है सालाना सब्सक्रिप्शन 10 रुपये की। तो अमाउंट जो क्रेडिट किया करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो क्या होगी? तो 1200 मेंबर है, अगर सालाना सब्सक्रिप्शन 10 रुपये देते हैं तो 1200 को 10 से मल्टीप्लाई करें 12,000, तो 12,000 यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 80th MCQ है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट
जाहिर करता है सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपये की। इसका मतलब हमने सब्सक्रिप्शन को इनकम के तौर पे 10,000 लिया है। सब्सक्रिप्शन एक्रूड यानी काबिल वसूल है शुरुआत में और इख्तिताम पे साल के 1000 और 1500। तो जो अमाउंट फिगर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का आया होगा वो क्या होगा, यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में ये पूछ रहा है कि सब्सक्रिप्शन साल के दौरान वसूल कितना हुआ होगा। तो राइट आंसर आपके पास बनता है 9,500। और वो कैसे आया, इसके लिए ये एक आपके लिए वर्किंग की गई। सब्सक्रिप्शन इनकम बराबर होती है सब्सक्रिप्शन जो वसूल हुई माइनस करते हैं उसमें से सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बिगिनिंग प्लस करते हैं उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एंडिंग। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सब्सक्रिप्शन इनकम है वो गई थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 10,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव हमें मालूम करनी है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बिगिनिंग शुरुआत की 1000 और एंडिंग की 1500। तो 1500 में से 1000 जाएगा 500, ये 500 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10,000 में से 500 माइनस होगा तो इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था 9,500 और ये जो वसूल हुआ होता है वो जाता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। तो 9,500 रुपये राइट आंसर होगा। एनी इनकम कोई भी आमदनी अराइजिंग जो जाहिर होती है स्पेशल फंड से उसे क्रेडिट कहाँ करते हैं? स्पेशल फंड में बैलेंस शीट में, जनरल फंड में बैलेंस शीट में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ए और सी में। राइट आंसर है स्पेशल फंड में बैलेंस शीट में। और यकीनी तौर पर वो अगर स्पेशल फंड है तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर जाएगा। तो ये हमारे MCQs थे नॉन प्रॉफिट मेकिंग के। अपने आंसर्स ज़रूर बताइएगा कि कितने सही हुए और अपनी कमेंट, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जुड़े रहिए खत्री ब्रदर्स के चैनल से ताकि आपको ऐसी और बहुत सारी वीडियोस मिलती रहें। जज़ाकल्लाह बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।